सो हेलो एवरीवन। अब आज हम पॉलिटी का रिवीजन करने वाले हैं। एक्चुअली मैं रिवाइज कर रही थी, तो अब देख लेते हैं जिसका जितना रिवीजन होता है साथ में। तो पंचायती राज की अगर हम बात करते हैं, तो जब भी हम पंचायती राज की बात करेंगे, जो कि हमारा पहला टॉपिक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए दैट इज़ इवोल्यूशन। उसके बाद इससे रिलेटेड आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं। इसके अलावा वॉलेंट्री कौन से प्रोविजंस थे और कंपल्सरी कौन से प्रोविजंस थे, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा एक हमारे पास आ जाती है, जो कि हम अगर बात करते हैं जो पंचायती राज के अंडर में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, वो आप एक बार रीडिंग लेके छोड़ दोगे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता उसका कुछ यूज़ है, क्योंकि वो सारे आप पहचान ही सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बलवंत राय कमेटी, देन हमारे पास आ जाती है अशोक मेहता कमेटी, देन थर्ड हमारे पास आ जाती है दंतेवाला कमेटी, देन फोर्थ हमारे पास आती है हनुमंत राव कमेटी। फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है जीवी के राव कमेटी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थंगन कमेटी, सॉरी एल.एम. सिंघवी कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थंगन कमेटी, और इसके बाद हमारे पास आ जाती है गढ़गिल कमेटी। एंड देन हमारे पास आता है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि राजीव गांधी के टाइम पर था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था। इसके बाद हमारे पास आता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, जो कि पास हो गया था। और इसके थ्रू हमारे पास क्या आती है, पंचायत आती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि जो हमारी एल.एम. सिंघवी कमेटी थी, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें देने की बात की गई थी। थंगन कमेटी में हमारा वुमेन रिजर्वेशन दिया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमारी जो फर्स्ट वाली है, जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, यहाँ पर 3 टायर की बात की गई थी। देन अशोक मेहता में वापस से 2 टायर की बात की गई थी। इसके अलावा दंतेवाला में हमारा था ब्लॉक लेवल को कंसीडर करके जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो कंसीडर किए जाए। हनुमंत राव में हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो। इसके अलावा जीवी के राव कमेटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जिला परिषद मेन हो जाता है अगेन। तो इस तरीके से हमें देखना है। इसके अलावा जो अशोक मेहता कमेटी है, यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ SC/ST का रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया था। अब बाकी सारी चीज़ें सब में सेम है, जैसे कि हमारा हो गया 3 टायर होने चाहिए हर 5 साल में, जो है 5 साल इसका टाइम पीरियड होगा, 6 महीने में इलेक्शन कंसिडर करवाने ही होंगे हमें। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात हमारी अशोक मेहता में सबसे पहली बार की गई थी। सो दिस इज़ द इवोल्यूशन। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो है हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इसके अलावा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोई होगा तो, और तो कोई नहीं है ये। सो यहाँ इतना ही है। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो हमारे इसमें नहीं आते हैं, तो उन एरियाज़ की पहली बात तो जो हमारे 10 शेड्यूल एरिया हैं वो हमें पता होने चाहिए यहाँ पर, दैट इज़ छत्तीसगढ़, झारखंड। ओके, वन मोर थिंग आई विल ऐड हेयर, कि जो ये हमारी इवोल्यूशन थी, इसे हम कैसे याद रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने तो एक ट्रिक बना ली है, बाढ़ भी लगा देंगे तुम गड्ढा करो। अब ये बाढ़ वो वाली है जो वो खेतों में लगाई जाती है, गैस ऐसा कुछ वर्ड मैंने सुना है। अब पता नहीं मुझे होता भी है या नहीं, पर होता ही होगा। तो जो भी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, देन अशोक मेहता कमेटी, देन दंतेवाला, देन हनुमंता राव, देन जीवी के राव कमेटी। इसके अलावा हमारे पास देन एल.एम. सिंघवी कमेटी आ जाती है, देन थंगन, देन गढ़गिल, और देन उसके बाद राजीव गांधी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो हमारे पास आ जाता है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, पहले एक बार कंपलसरी और जो वॉलेंट्री प्रोविजंस थे उनकी बात कर लेते हैं। तो कंपलसरी की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास 7-8 प्रोविजंस आते हैं, दैट इज़ 3 टायर होने चाहिए हर एक उसमें। 21 जो है वो हमारी मिनिमम एज हो जाती है। 5 साल का जो है वो होगा, 6 महीने में दोबारा इलेक्शन कराने होंगे।
अगर कोई बीच में बनती है डिज़ोल्व होके बीच में कैसे भी करके, तो वो केवल रिमेनिंग पीरियड के लिए ही बनी रहेगी पंचायत। इसके अलावा रिजर्वेशन SC ST का और वुमेन का, जो OBC का था वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकती है। इसके अलावा SCC कॉन्स्टिट्यूट करे जाएंगे हर स्टेट में, SFC कॉन्स्टिट्यूट करे जाएंगे। इसके अलावा ग्राम सभा होगी। इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे ये भी डिसाइड किया जाएगा। एक्चुअली डायरेक्ट होंगे तीनों लेवल पर डायरेक्ट होंगे। चेयरपर्सन का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहती है तो वो भी किस लेवल पे, 2 लेवल पे, इंटरमीडिएट पे और किस पर, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। जो पंचायत है वहाँ पर ग्राम पंचायत में जो इलेक्शन होंगे वो डायरेक्ट ही होंगे चेयरपर्सन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, एक वोटिंग राइट और होगा 4 5 6 7। तो ये 7 हमारे पास जो है कंपलसरी हैं। अब बात कर लेते हैं वॉलंटरी की। यहीं से वॉलंटरी निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा जो ग्राम सभा है उसकी पावर, देन उसके बाद टैक्स की जो पावर है, उसके बाद BC का जो रिजर्वेशन है, इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स हो गई, वो तो टैक्स में ही आ जाएंगी। अदर पावर्स जो है हमारी ग्राम सभा की या ग्राम पंचायत की। इसके अलावा ग्रांट्स जो होंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से। इसके अलावा जो फंड्स होंगे और इलेक्शन जो चेयरपर्सन के होंगे। तो ये जो 7 चीज़ें हैं ये सारी हमारी क्या हो जाती हैं, वॉलंटरी हो जाती हैं, कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो देना चाहती हैं तो देंगी। इसके अलावा जो हमारी फर्स्ट थी, आई डोंट नो फर्स्ट इन्होंने मेंशन की भी है या मैंने लिखी भी थी या नहीं, चलो छोड़ो। अब बात कर लेते हैं पेसा की। सबसे पहले जब हम इतना बात कर ही रहे हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, तो पेसा जो है वो 1996 में लेकर आए थे हम, जो हमारे 10 शेड्यूल एरिया हैं उन तक एक्सटेंड करने के लिए पंचायती राज को। तो ये 10 शेड्यूल एरिया हमें पता होने चाहिए: छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो हमें याद कैसे रखना है कि जो साउथ है वहाँ से हमारे पास केवल 2 आ रहे हैं, ये दोनों। उसके बाद महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, गुजरात, ये हमारे पास एक ही बेल्ट में हो जाएंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। नॉर्थ से हमारे पास केवल एक है, हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे करके हमें याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि जो पेसा है वहाँ पर क्या कुछ हमारे पास इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो पेसा है उसमें क्या होता है, जो ST पॉपुलेशन है वो ST जो मेंबर होंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 ऑफ जो सीट्स हैं उन पर प्रेजेंट होंगे। जितने भी चेयरपर्सन्स होंगे वो सारे ST कम्युनिटी से होंगे। इसके अलावा कोई अगर ST पॉपुलेशन ऐसी है, कोई ST ट्राइब ऐसा है जो कि अपनी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर नहीं कर पाया है, जिसकी पॉपुलेशन 1/10 है, तो हम क्या करेंगे, उसका नॉमिनेशन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू डिस्ट्रिक्ट पंचायत में और इंटरमीडिएट पंचायत में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी जो है लॉ है जो इसके साथ, इस पेसा एक्ट के साथ इनकॉम्पिटेंट है, तो वो 1 ईयर के लिए रहा था। उसके बाद जो है ये पेसा ये लागू हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर पंचायत की क्या क्या पावर्स होती है, तो हमारा हो जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके ऊपर कंट्रोल होता है। दूसरा मनी लैंडिंग के ऊपर कंट्रोल होता है। तीसरा हमारा किसके ऊपर कंट्रोल होता है, मार्केट के ऊपर, लोकल मार्केट जो होती है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटॉक्सिकेंट का जो ट्रेड होता है, जैसा कि आप देखोगे कि जो महुआ वगैरह होते हैं वो वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे सोशल सेक्टर्स के, उनके ऊपर इनका कंट्रोल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कितने हो गए, 6 हो गए। एक और रहता है, कौन सा है, लैंड, दैट इज़ लैंड। इन सब चीज़ों के ऊपर इनका कंट्रोल रहता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा 243 आर्टिकल्स की बात, आर्टिकल्स हमने कर लिए क्या, आई डोंट नो कर रहे हैं कि नहीं, कोई नहीं, दोबारा कर लेते हैं। आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो 243
से लेकर 243 तक आता है हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा हमने पढ़ा है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 11th शेड्यूल है हमारा, जो कि आर्टिकल 243 जी में आता है। 29 आइटम्स हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं हमें, और ये 29 आइटम्स एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन भी सकता है। बस एक बार गो थ्रू करके छोड़ देंगे, एक एक याद रखना तो पॉसिबल है भी नहीं हमारे लिए। अब अगर हम बात करते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो कैसे दिया गया है, तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, 1/3 जो है वो चेयरपर्सन होंगी वुमेन हर लेवल पर, दैट इज़ हमारा जो पंचायत है, उसके बाद इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और जो 1/3 हमारी जो मेंबर हैं वो भी वुमेन होंगी हमारी। इलेक्शन होंगे जो हमारे डायरेक्ट होंगे, हमें पता है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जो चेयरपर्सन के इलेक्शन है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 है, जिसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है, आई डोंट नो क्या था 83rd, ओके सो लीव इट हियर, देखते हैं इसे बाद में। एज हमें पता है 21 ईयर होती है हमारी, जो कि कंपल्सरी प्रोविज़न भी था। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर जो है हमारा ये अप्लाई नहीं होता है, कौन कौन से एरिया में पंचायत नहीं है, तो ये हमारे आ जाते हैं, दैट इज़ नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग वाला रीजन, और इसके अलावा जो हमारा मणिपुर है वहाँ का जो हिल एरिया है यहाँ पर, ये जो है हमारे अप्लाई नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इलेक्शन पेटिशन की, तो इलेक्शन पेटिशन जो है वो हमारी किसके पास जाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो अथॉरिटी डिसाइड करेगी उसके पास हमारी जो है ये पेटिशन जाएगी। तो ये सारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल पावर्स की ओर देख लेते हैं हम कि फाइनेंशियल पावर्स हमें कहाँ से मिलती हैं। तो हमें टैक्स लगाने की पावर होती है पंचायत के पास। इसके अलावा हमें ग्रांट मिलती है। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो भी देता है, SFC भी देता है, ये देता है हमारा आर्टिकल 243I के अंडर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लोन्स भी ले सकते हैं ये। इसके अलावा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, टोल टैक्स वगैरह लगा सकती हैं जो इंटरमीडिएट पंचायत होती है, और यहाँ पर टैक्स और नॉन टैक्स रिसोर्सेज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके साथ हमारा हो जाता है पंचायत कवर। तो पंचायत में हमें बस इतना ही करना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है उसकी। अगर म्यूनसिपैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका इवोल्यूशन हमें कैसे देखने को मिलता है वो हम देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी हमारी मद्रास में थी, देन हमारा आ जाता है बॉम्बे में, देन हमारा आ जाता है कोलकाता में। तो आप फर्स्ट याद रखेंगे मद्रास, उसके बाद तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में है BC, देन थर्ड आ जाता है हमारा लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए था। इसके बाद हमारा फोर्थ आ जाता है लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन, ये इन्हें बोला जाता था फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद 6 अगर हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है डायआर्कियल स्कीम आई थी हमारी, जिसमें जो हमारे सब्जेक्ट्स थे वो ट्रांसफ़र किए गए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। देन हमारा आ जाता है कैंटोनमेंट एक्ट। इसके बाद हमारा आ जाता है, अगर हम बात करते हैं तो हमारी प्रोविंशियल सब्जेक्ट आ जाते हैं। फिर हमारा आ जाता है राजीव गांधी गवर्नमेंट 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 जो कि नहीं हो पाया था। इसके बाद हमारा आ जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। तो ये सब हमें याद रखना है, 2-3 बार 4 बार बना के देखेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया है। तो ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी एक होती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। पहले ये किसके लिए थी, अर्बन और रूरल दोनों के लिए। 1960
1958 के बाद ये जो है ये हमारी किसके लिए बची है, अर्बन के लिए बची है। आर्टिकल 263 में प्रेसिडेंट ऑर्डर से बनता है, ये एडवाइजरी है महुआ को। अब महुआ से याद आया मुझे, हमारे पास जो 3 है वो होती है हमारे पास, दैट इज महुआ, दैट इज मोहा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये कैंटोनमेंट बोर्ड में लगती है और ये बाकी एक लगती है यूटी में, दैट इज होम अफेयर्स, ये वाली यूटी में और ये वाली हमारी लगती है स्टेट्स में। ऐसे ऐसे इनका मैनेजमेंट होता है। यूनियन मिनिस्टर हमारे इसके चेयरमैन होते हैं। तो ये सब हो गया हमारे पास। अब बात कर लेते हैं, अब किसकी बात करते हैं, अर्बन गवर्नमेंट के टाइप्स और इलेक्शन। इलेक्शन तो हमें पता है कि जो इलेक्शन होंगे उनकी अथॉरिटी यानी अपील करनी है वो डिसाइड करेगी स्टेट लेजिस्लेचर की किसके पास अपील करनी है। एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं हमारे वो 1 साल के लिए रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 21 ईयर होगी हमारी मिनिमम एज। आर्टिकल 243 ZD और आर्टिकल 243 ZE, इसमें जो है हमारी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। इसमें जो है हमारी कमेटी वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के लिए है। इसमें 4/5 जो हमारे मेंबर हैं और इसमें 2/3 जो हमारे मेंबर हैं ये होंगे हमारे म्यूनसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट पंचायत से। ये होंगे हमारे म्यूनसिपैलिटी और पंचायत से। ये दोनों के दोनों इलेक्टेड होंगे हमारे मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का जो 2/3 है और इलेक्टेड मेंबर का जो 4/5 है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी दोनों से लिए जाएंगे। दोनों मिला के एक प्लान बनाएंगे जो कि रखा जाएगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट के आगे। ऐसे ऐसे करके प्लानिंग होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अगर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने आ जाते हैं 12th शेड्यूल में हमारे कितने सब्जेक्ट आ जाते हैं, 18 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसमें जो एक नोटिस करने वाला था वो मुझे लगा था कैटल पॉन्ड्स का, कि ये हमें ये लग सकता है कि ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, जबकि ये हमारा किससे रिलेटेड है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 3 टाइप होते हैं म्यूनसिपैलिटी के। 3 टाइप की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल काउंसिल है। अब याद कैसे रखेंगे, ये वाली छोटी है तो छोटे एरिया के लिए होगी, स्मॉल एरिया के लिए। और अगर हम बात करें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो कॉरपोरेशन की स्पेलिंग बड़ी है तो ये लार्ज एरिया के लिए होगी। और एक होती है ट्रांजिशनल जो ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती है, नगर पंचायत बोलते हैं उसे हम। अब अगर हम बात करें कि जितने भी मेंबर होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और चेयरपर्सन का जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। किस बेस पे जो ये टाइप बनाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन के बेस पे, देन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बेस पे, इसके अलावा इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन की कितने अच्छे से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है उसके बेस पर। इकोनॉमिक हो गया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। देन हमारा परसेंटेज के ऊपर कि नॉन एग्रीकल्चर में कितना परसेंटेज आता है। और तो कुछ नहीं है, 5 ही थे, हाँ 5 हो गए। और अब अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन दे रखा है SC ST को। इसके अलावा BC का जो रिजर्वेशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। 5 साल का टाइम पीरियड होगा, इनका टर्म होगा, 6 महीने में दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। 21 साल एज है, क्वालिफिकेशन स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं, क्या हो गया है, फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो टैक्स से होंगे। फी है जो स्टेट गवर्नमेंट, फी बाई स्टेट गवर्नमेंट जो फी लगाती है उसके थ्रू होगा, ग्रांट के थ्रू होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑडिट की तो वो स्टेट लेजिस्लेचर करेगी। इसके अलावा जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनकी जो कंपोजिशन है वो अगर हम देखें तो स्पेशल नॉलेज के जो बंदे होते हैं वो वोट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के जो मेंबर हैं वो होंगे हमारे म्यूनसिपल एरिया के, इस उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके अलावा लेजिस्लेटिव
काउंसिल और राज्यसभा के मेंबर होंगे। इसके अलावा चेयरपर्सन होगा कमेटी, चेयरपर्सन ऑफ कमेटी होगा। अदर देन वार्ड कमेटी, वार्ड कमेटी क्या होता है, जिसकी 3 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उनमें एक ग्रुप बना लेते हैं वार्ड पॉपुलेशन का, उसे वार्ड कमेटी बोलते हैं। तो चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज़ होंगे एक्सेप्ट वार्ड कमेटी, ये सब हमें याद रख लेना है। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कि कुछ है। अर्बन गवर्नमेंट के टाइप्स रह जाते हैं, टाइप्स और कर लेने हैं। तो 2 जो ब्रांच कर लेते हैं हम साथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल। अब जो म्युनिसिपल काउंसिल है, इसमें भी और इसमें भी हमारे पास एक तो हो जाता है CEO, एक हो जाता है हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी, और एक क्या हो जाती है हमारे पास, दैट इज़ काउंसिल। इसमें भी सेम है तीनों चीज़ें। एक जो काउंसिल है उसका एक हेड होगा जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, काउंसिल डायरेक्टली इलेक्ट होती है। इसके अलावा ये जो है हमारा काउंसिल है तो स्मॉल प्लेस के लिए होगी। ये दिल्ली मुंबई जैसे 5 जो सिटी है हमारी बड़ी, दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर चेन्नई, नहीं हैदराबाद, दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलोर हैदराबाद जैसी बिग सिटीज़ के लिए होगी। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए होगी। पार्लियामेंट एक्ट जो है वो UT के लिए होगा। स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए एक्ट बनाएगी, पार्लियामेंट जो बनाएगी वो UT के लिए एक्ट बनाएगी। इसके अलावा जो CEO होता है वो IAS होता है, IAS ऑफिसर होता है, और स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो CEO होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। सेम स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट के लिए एक्ट बनाएगी, पार्लियामेंट UT के लिए एक्ट बनाएगी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टाउनशिप की अगर हम बात करें तो ये होती है हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस के थ्रू। अब अगर पब्लिक एंटरप्राइजेस बना रही है तो यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर तो होंगे नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन ये कॉमन सेंस हमें पेपर में नज़र नहीं आती, पर कोई नहीं, हम कर लेते हैं। देन आ जाता है हमारे पास नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी की अगर हम बात करें तो गजट नोटिफिकेशन से होगा। गजट नोटिफिकेशन से अगर होगा तो ये एंटायरली क्या हो जाएगी हमारी, नॉमिनेटेड हो जाएगी। तो हमारे पास दो चीज़ें हो जाती है नॉमिनेटेड, दैट इज़ टाउनशिप और नोटिफाइड एरिया कमेटी, यानी जो अलग अलग से अच्छे से नाम है ना उनमें क्या हो जाएगा, नॉमिनेटेड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पोर्ट ट्रस्ट की, पोर्ट ट्रस्ट में अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाती है कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तीनों क्या हैं, पोर्ट सिटी हैं। तो ऐसे आप याद रखोगे। पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू ये होंगे रेगुलेट, क्योंकि ये हमारे पास पोर्ट हैं, तो पोर्ट का काम मोस्टली पार्लियामेंट के सेंटर के पास रहता है। इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों इनके मेंबर होंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं हमारे कंटोनमेंट बोर्ड की, कंटोनमेंट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा एक IAS रैंक का जो ऑफिसर होता है वो हमारे पास क्या होता है, वहाँ का चीफ होता है। इसके अलावा हमारे पास एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, इसके अलावा हमारे पास हेल्थ ऑफिसर होता है, इसके अलावा जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है फर्स्ट क्लास का, 3 मिलिट्री ऑफिसर होते हैं, 8 मेंबर होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है वो CEO होता है, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं CEO को। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के अंडर में ये आता है, सारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसे रेगुलेट करती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो ये क्या हो जाएगी, पार्शली इलेक्टेड हो जाएगी, पार्शली नॉमिनेटेड हो जाएगी। इस तरीके से हमें याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अच्छा, इसका जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होता है वो हमारा कमांडिंग ऑफिसर होता है। अब हमारी क्या रह जाती है, अब हमारी 2 रह जाती हैं। एक तो हो जाता है हमारा टाउन एरिया कमेटी और एक हो जाता है हमारा स्पेशल पर्पस कमेटी। अच्छा, जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड थे उसमें हमें 4 क्लासिफिकेशन देखने को मिलती है। एक जिसकी पॉपुलेशन जो है लेस देन 25,000 होगी, फिर 25,000 से 50,000, फिर 50,000 से हमारा हो जाता है, सॉरी 2,500 से 2,500 से कम, और 2,500 से 5,000, सॉरी 10,000, और 10,000 से 50,000 और ग्रेटर देन 50,000। ये हमारी 4 कैटेगरीज हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाउन एरिया कमेटी की, तो वहाँ पर क्या होगा, ये स्मॉल टाउन्स के लिए होती हैं। इनके लिए स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाती है, इलेक्टेड भी हो सकते हैं मेंबर, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल पर्पस एजेंसी की, तो ये स्पेशल पर्पस बेस्ड होती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर इन्हें रेगुलेट करती है, यानी वो उनके लिए एक्ट बनाती है। तो हमारे पास कुल मिलाकर जो है हमारे पास 8 तरह की जो है
अर्बन गवर्नमेंट हो गई हैं। अब इन्हें ऐसे ही बना बना के याद कर लेना हमें। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो जो हमारे 22nd अभी 23rd कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, लेकिन उसके जो हेड थे वो डिसाइड नहीं हुए। तो 22nd के जो हमारे हेड थे वो ऋतुराज आनंद थे, ऋतुराज अवस्थी सॉरी। इसके अलावा 23rd के हमारे डिसाइड नहीं हुए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूट शायद हो चुका था, मैंने पढ़ा था ऐसा कुछ। इसके अलावा नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एडवाइजरी बॉडी है, यानी इसके एडवाइसेस जो है वो ज़रूरी नहीं है फॉलो हों। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो चीफ होते हैं वो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर हाई कोर्ट के जज, या फिर रिटायर्ड जज, या सर्विंग जज, या फिर सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉरी, या फिर जो जूरिस्ट होंगे प्रेसिडेंट की नज़र में, या फिर प्रोफेसर हो गए, लीगल एक्सपर्ट हो गए, वो इसके चेयरमैन होते हैं और फुल टाइम मेंबर होते हैं। और अगर हम बात करते हैं पार्ट टाइम मेंबर की, तो पार्ट टाइम मेंबर की अगर हम बात करें तो जो भी स्कॉलर्स होते हैं या फिर जो मेंबर ऑफ बार होते हैं वो इसके मेंबर हो जाते हैं, पार्ट टाइम मेंबर हो जाते हैं। और अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये किसको करेगी, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को करेगी। और आर्टिकल 372 हमारे पास यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आर्टिकल 372 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 243I पे भी जाएंगे हम, जो कि किस लिए था। आर्टिकल 243I था हमारा, आई गेस पावर्स की फाइनेंस से रिलेटेड था, इतना तो मुझे याद आ रहा है। यस, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा था पंचायत को, उससे ये रिलेटेड था। आर्टिकल 243 से 243O तक हमारा क्या था, पंचायत के लिए था। और अगर हम बात कर लेते हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी अब हम देख लेते हैं, जो 64th और 65 हमने करे हैं जो कि अप्लाई नहीं हो पाए थे। और इसके अलावा 80th था आई गेस, ये तो देखना ही पड़ेगा, ये तो हमें याद ही नहीं आ रहा है, कोई नहीं देख लेंगे, छोड़ो। अब अगर हम बात करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग तो नहीं रहा वो, कोई नहीं देखा जाएगा। अब अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट हो गए हमारे पास आर्टिकल 372 देख लो। 372 का मतलब ये है कि जो पोस्ट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थे, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो लॉ चले आ रहे थे वो तब तक चलते रहेंगे जब तक उन्हें हटा नहीं दिया जाए या फिर उन्हें अमेंड नहीं कर दिया जाएगा। ओके, तो ये हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन्हें दिया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी आर्टिकल 43B के अंडर आती हैं। 43B आर्टिकल 19 में भी आती है हमारी, एसोसिएशन वाला जो पार्ट आता है। इसके अलावा पार्ट 9B आता है हमारा। और हमारा क्या आ जाता है, आर्टिकल 243 ZH से ZT तक। अब आप सोच सकते हो कि ZG वगैरह वो उसमें क्या आएगा, तो आर्टिकल 243P से लेकर O तक तो हमारा क्या चल रहा था, पंचायत। तो P से लेकर ZG तक जो हमारे चलते हैं वो चलती है हमारी म्यूनसिपैलिटी वाली पार्टीज़। तो ये सब हमारा वो चलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ बोर्ड की कोऑपरेटिव सोसाइटी, अच्छा कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना इलेक्शन कराने ज़रूरी हो जाते हैं। तो इलेक्शन एक तो इन्हें है ना हर साल इन्हें अपना जो है वो फाइल करना होता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को ऑडिट के लिए। तो 1 साल में ये करना होता है हर फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा इनमें इलेक्शन कराने ज़रूरी हो जाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा कोई भी सस्पेंड नहीं हो सकती। इसके अलावा फंक्शन, इसमें जो 21 मेंबर होते हैं हमारे, 21 मेंबर के साथ 2 और मेंबर हो जाते हैं हमारे जो कि वोट नहीं दे सकते। ये स्पेशल आप समझ सकते हो, तो ये वोट नहीं दे सकते। और एक SC ST होना ज़रूरी होता है इन 21 में से, और 2 वुमेन होनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो 3 का मल्टीपल आप याद रखोगे, इसलिए 2 मेंबर वुमेन होंगी और एक जो है हमारे पास SC ST, और एक फंक्शनल डायरेक्टर हो जाता है हमारा जो कि अलग से होता है इन 21 के अलावा। इसके अलावा इलेक्शन एक्सपायरी से पहले कराने होते हैं। फाइल रिटर्न फाइल करते हैं ये 6 महीने के अंदर अंदर।
और तो इसके अलावा कुछ है नहीं। और 6 महीने में इन्हें एक मीटिंग करनी भी ज़रूरी होती है, यानी मीटिंग करेंगे जब उसके बाद मीटिंग भी करेंगे और रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो ये सारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पार्ट 9B के अंडर में ये आता है। तो यहीं पे हम इसे ख़त्म कर देते हैं। अब तो हम थक गए हैं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, इसे यहीं रोक देते हैं। तो भाई ठीक है, अब 2-4 टॉपिक रिवाइज कर दिए। एक एक चैप्टर तो, एक पार्ट तो, एक यूनिट तो हो ही गई हमारी लक्ष्मीकांत की। बाकी धीरे धीरे करके रिवाइज कर लेंगे। फिर जब मेंस आएगा ना, तो हमें बस इन वीडियोस को देख के दोबारा रिवाइज करना होगा। ठीक है, लेट्स एंड इट हेयर। होप यू हैव अ ग्रेट टाइम एंड लेट्स एंड इट हेयर।